जरा कल्पना कीजिए, आप एक नए शहर में शिफ्ट होते हैं। घर का सामान सेट करने में मदद करने वाले एक युवा पड़ोसी को आप बस एक सामान्य शिष्टाचार के नाते एक सैंडविच खिला देते हैं, जो कि बहुत ही आम बात है। बिल्कुल। और एक हफ्ता भी नहीं बीतता और आपको पता चलता है कि वो इंसान आपके बेडरूम से आपके कपड़े चुरा रहा है। बाप रे। और वो इंसान पूरी तरह से इस बात को सच मान चुका है कि आप अपने पति को छोड़कर उसके साथ भागने वाले हैं। मेरा मतलब है, एक साधारण सा थैंक यू एक इतनी खौफनाक और जुनूनी स्थिति में कैसे बदल सकता है? ये वास्तव में एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में ले जाता है। सही कहा। जब शिष्टाचार को आमंत्रण समझ लिया जाता है ना, हाँ। तो जो मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा होती है, हाँ। वो किसी भी थ्रिलर फिल्म से ज्यादा डरावनी होती है, क्योंकि ये असल जिंदगी में हो रहा है। और आज के इस डीप डाइव में हम जिस मामले की तह तक जाने वाले हैं, वो कुछ ऐसी उलझनों से भरा है। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील और जरूरी है। हाँ, आज हमारी चर्चा का आधार है खुफिया पुलिस, एक क्राइम अलर्ट एपिसोड का ट्रांसक्रिप्ट। लेकिन आज हमारा मिशन इस कहानी को सिर्फ एक पुलिस फाइल की तरह पढ़ना नहीं है। हम उस खतरनाक सफर को डिकोड करना चाहते हैं जहां एक सामान्य सी बात अनियंत्रित आकर्षण और फिर एक जानलेवा जुनून में बदल गई। एग्जैक्टली। इस पूरे मामले में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे एक इंसान का दिमाग अपने आसपास की वास्तविकता को पूरी तरह से मिटा सकता है, जिसे हम कंफर्मेशन बायस कहते हैं, राइट? बिल्कुल। अपनी ही सोच को सच मान लेने की प्रवृत्ति। ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक केस स्टडी है। जब दिमाग केवल वही देखना चाहता है जो उसकी अपनी बनाई हुई फैंटेसी को सच साबित करे, तो उसके नतीजे बहुत भयानक होते हैं। तो चलिए इससे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी सतह पर एक नई किराएदार आरोही और पड़ोस में रहने वाले एक लड़के सम्राट की प्रेम कथा लगती है। शुरुआत काफी सामान्य लगती है। हाँ, लेकिन इसके अंदर युवा मनोविज्ञान की एक बहुत ही गहरी परत छिपी है। क्रोनोलॉजी से शुरू करते हैं। आरोही अपने नए घर में शिफ्ट होती है। वो देखती है कि पड़ोस का लड़का सम्राट उसे लगातार घूर रहा है, जो किसी भी अकेली महिला के लिए डरावना हो सकता है। बिल्कुल। आरोही घबरा जाती है, उसे लगता है कि वो कोई गुंडा है, तो वो पुलिस बुलाने की धमकी देती है। लेकिन तभी सम्राट की माँ आ जाती है। राइट। हाँ, उसकी माँ आकर गलतफहमी दूर करती है कि वो कोई गुंडा नहीं बल्कि एक डिलीवरी बॉय है और उनका पड़ोसी है। मामला शांत हो जाता है। एक तरह से पहली मुलाकात काफी नेगेटिव नोट पर हुई। एकदम। लेकिन असली ट्रिगर तब दबता है जब आरोही का सामान शिफ्ट करने वाले मजदूर अचानक 3000 की जगह 5000 रुपए मांगने लगते हैं। अरे बाप रे, नए शहर में ये ब्लैकमेलिंग बहुत आम है। आरोही फिर से पुलिस की धमकी देती है और मजदूर आधा सामान बाहर छोड़कर भाग जाते हैं। ये एक क्लासिक वल्नरेबल मोमेंट है, कमजोरी का क्षण। एक नए शहर में भारी सामान के साथ एक महिला का अकेले पड़ जाना। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मौके पर सम्राट हीरो की तरह एंट्री लेता है। वह सारा सामान घर के अंदर सेट करने में आरोही की मदद करता है। अब आरोही, जो कुछ देर पहले उसे गुंडा समझ रही थी, इस मदद के लिए कृतज्ञ महसूस करती है। स्वाभाविक है, कोई मदद करेगा तो आप थैंकफुल फील करेंगे ही। तो वह आभार व्यक्त करने के लिए उसे लंच में सैंडविच ऑफर करती है। इतना ही नहीं, जब सम्राट कहता है कि वह उसे दीदी नहीं कहेगा, तो आरोही उसे उसके नाम सम्राट से बुलाने लगती है। अच्छा, उसने भैया कहना जरूरी नहीं समझा। हाँ, दोनों एक सेल्फी भी लेते हैं। हालांकि यहाँ यह बताना जरूरी है कि आरोही स्पष्ट रूप से बता देती है कि वह शादीशुदा है। उसका पति अंगद दिल्ली में है और उसकी एक बेटी आयुषी भी है। ये जानकारी देना बहुत महत्वपूर्ण था आरोही की तरफ से। उसने अपनी बाउंड्री क्लियर कर दी थी। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यह किसी भी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का एक क्लासिक सीन लगता है, जहाँ नायक और नायिका पहले लड़ते हैं और फिर दोस्त बन जाते हैं। हाँ, फिल्मों में तो ऐसा ही दिखाते हैं। पर असल जिंदगी में ये एक डार्क थ्रिलर की शुरुआत थी। मैं इस परिदृश्य को देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ, क्या आरोही की तरफ से थोड़ी नासमझी नहीं थी? एक अनजान लड़के को सैंडविच खिलाना, सेल्फी लेना, क्या वो अनजाने में गलत संकेत नहीं दे रही थी? मुझे यहाँ आपको रोकना होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। कैसा जाल? पीड़ित के सामान्य व्यवहार में ही गलती ढूंढने का जाल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, मनोविज्ञान के नजरिए से, तो समस्या आरोही के सैंडविच ऑफर करने में बिल्कुल नहीं थी। तो फिर समस्या कहाँ थी? समस्या सम्राट के दिमाग की उस वायरिंग में थी जो उस उम्र में बन रही होती है। इसे सिलेक्टिव परसेप्शन या चयनात्मक धारणा कहते हैं। सिलेक्टिव परसेप्शन? इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। देखिए सम्राट, जैसे किशोरों के दिमाग में
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क और सीमाओं को समझता है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता। अच्छा। इसके विपरीत उनका एमिग्डाला, जो भावनाओं और आकर्षण को कंट्रोल करता है, वो बहुत हावी रहता है। जब सम्राट के दिमाग ने आरोही को देखा तो उसके अवचेतन ने एक फिल्टर लगा लिया। मतलब उसने सिर्फ वही देखा जो वो देखना चाहता था। एग्जैक्टली। इस फिल्टर ने मैं शादीशुदा हूं और मेरी एक बच्ची है जैसी अहम जानकारियों को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। उसके दिमाग ने केवल उन चीजों को रजिस्टर किया जो उसकी इच्छाओं को पुष्ट करती थीं। जैसे कि उसने मुझे सैंडविच दिया या उसने मेरे साथ सेल्फी ली। बिल्कुल। वह आरोही के सामान्य शिष्टाचार को रोमांटिक दिलचस्पी की तरह डिकोड कर रहा था। उसका दिमाग किसी और संभावना को प्रोसेस करने के लिए तैयार ही नहीं था। ये तो बहुत ही सटीक तुलना है। मतलब ये किसी लाल रंग के चश्मे को पहनने जैसा है, जिसके बाद हर सफेद झंडा भी आपको रोमांस का लाल झंडा ही नजर आने लगता है। बहुत सही मेटाफर इस्तेमाल किया आपने। तो आरोही की तरफ से खींची गई सीमाएं सम्राट तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि उसका रिसीवर किसी और ही फ्रीक्वेंसी पर सेट था। एकदम सही। और यहीं से वो खतरनाक बदलाव शुरू होता है। जब ये भ्रम हावी हो जाता है तो इंसान वास्तविकता से कटने लगता है। उसे लगता है कि उसके दिमाग की कहानी ही परम सत्य है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प और खौफनाक हो जाती है, क्योंकि अगर बात सिर्फ आकर्षण तक रहती तो शायद हम इसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। लेकिन सम्राट का जुनून इस हद तक बढ़ जाता है कि वो आरोही के बेडरूम की खिड़की से उसके कपड़े चुराने लगता है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। वो उन कपड़ों को सूंघकर अपनी एक अलग ही फैंटेसी में खो जाता है। फिर वो आरोही को एक गुमनाम खत और एक ड्रेस भेजता है। खत में लिखा होता है, तुम्हारे होंठ, तुम्हारी आंखें मुझे पागल कर चुकी हैं। मैं इस ड्रेस में तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्रिमिनल साइकोलॉजी में इसे इंटीमेसी सीकिंग स्टॉकर यानी अंतरंगता चाहने वाले स्टॉकर का व्यवहार कहा जाता है। ये पैथोलॉजिकल ऑब्सेशन है। बीमारी की हद तक का जुनून। बिल्कुल। यहाँ व्यक्ति को पक्का विश्वास हो जाता है कि सामने वाला इंसान भी उससे प्यार करता है, भले ही इसके कोई सबूत न हो। लेकिन यहाँ मुझे एक विरोधाभास नजर आता है। जब आरोही को खत मिलता है तो वो पहले सोचती है कि ये उसके पति अंगद का सरप्राइज है, जो कि एक आम पत्नी सोचेगी। हाँ, लेकिन जब अंगद अपनी बेटी आयुषी की कसम खाकर मना करता है तो आरोही खौफजदा हो जाती है। वो तुरंत अंगद को वापस बुलाती है। वो दहशत में है। लेकिन उसी वक्त दीवार के उस पार सम्राट क्या सोच रहा है? वो आरोही को मैसेज करता है, आई लव यू, तुम मेरे प्यार में पागल हो गई हो। ये सच में ऐलान करने वाला है। वही तो। एक ही घटना है, एक व्यक्ति खौफ के मारे कांप रही है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी खौफ को अपना रोमांस समझ रहा है। सम्राट को आरोही का डर दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि अगर वो आरोही के डर को देख लेगा तो उसे ये मानना पड़ेगा कि उसकी रची हुई दुनिया झूठी है और उसका अहंकार इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो वो सच को इग्नोर कर देता है। हाँ, सम्राट उस खत में लिपस्टिक से लिखता है, ये तुम्हारी लिपस्टिक है, अब इसी से ही तुम्हें खत लिखूंगा। ये लाइन रोमांस की नहीं है, ये पूरी तरह से पोजेशन यानी अधिकार जताने की लाइन है। बाप रे। सम्राट के दिमाग में आरोही की असहमति का कोई वजूद ही नहीं है। ऐसे शिकारियों के लिए पीड़ित का डरना या भागना भी उनकी कहानी का ही हिस्सा होता है। उन्हें लगता है कि पीड़ित बस समाज के डर से अपनी फीलिंग्स छुपा रही है। मतलब सम्राट ने अपनी एक स्क्रिप्ट लिख ली है जिसमें आरोही को बस एक्टिंग करनी है। बिल्कुल। और स्टॉकिंग के मामलों में सबसे खतरनाक समय वो होता है जब इस काल्पनिक दुनिया का टकराव असली दुनिया से होता है। और वो टकराव जल्दी होता है। अंगद वापस आता है और सम्राट को खिड़की के पास रंगे हाथों पकड़ लेता है। सम्राट बेशर्मी से कबूल भी कर लेता है कि वो आरोही से प्यार करता है और उसने कपड़े चुराए हैं। ये वो पॉइंट था जहां कानूनी दखल की सबसे ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल। अंगद उसे पुलिस के हवाले करना चाहता है, लेकिन तभी सम्राट की मां रो रो कर माफी मांगने लगती है। और पता है आरोही क्या करती है? उसने दया दिखा दी होगी। हाँ, वही आरोही जो कुछ देर पहले डर से कांप रही थी। वो कहती है कि पुलिस में जाने से इस जवान लड़के का करियर और जिंदगी खराब हो जाएगी। ओह, ये हमारे समाज की एक बहुत ही आम लेकिन खतरनाक प्रतिक्रिया है। अंगद उसे इस शर्त पे छोड़ता है कि सम्राट अगले ही दिन शहर से बाहर जाएगा और आरोही के 50 मीटर के दायरे में नहीं आएगा। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या आरोही और अंगद का दया दिखाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर हम सामाजिक नजरिए से देखें तो महिलाओं पर अक्सर ये दबाव होता है कि उन्हें माफ करने वाली होना चाहिए। पुलिस के पास जाना, बदनामी का डर, ये सब चीजें उन्हें समझौता करने पर मजबूर कर देती हैं। मुझे तो ये बिल्कुल ऐसा लगा जैसे किसी सुलगते हुए बम के तार को काटने के बजाय उसे बस एक कंबल से ढक दिया गया हो। बम तो फटेगा ही ना।
बहुत ही सटीक एनालॉजी है। मनोवैज्ञानिक रूप से ये उनका सबसे आत्मघाती कदम था, क्योंकि आपने जैसे चेतावनी समझा, सम्राट के विकृत दिमाग ने उसे अलग ही भाषा में डिकोड किया। उसने इसे कैसे डिकोड किया? जब एक स्टॉकर को पुलिस के हवाले नहीं किया जाता तो वो इसे अपनी जीत मानता है। सम्राट के दिमाग ने सोचा, मुझे पता है तुमने मुझे पुलिस से इसलिए बचाया क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। हे भगवान, मतलब उनकी दया का उल्टा ही असर हो गया। बिल्कुल, उसने उस दया को अपने भ्रम की पुष्टि के तौर पर देखा। और इसका सबूत हमें अगले ही दिन मिलता है। सम्राट शहर छोड़कर नहीं जाता। जब आरोही अकेली होती है, वो उसे आइसक्रीम ऑफर करने आ जाता है, जो पहले कभी मजाक में प्रॉमिस की गई थी। उसका दुस्साहस देखिए। हाँ, वो आत्मविश्वास के साथ कहता है कि तुमने मुझे पुलिस से बचाया क्योंकि तुम अपने घटिया पति को छोड़ना चाहती हो। वो अपनी फैंटेसी के एकदम चरम पर था। उसे लगा आरोही अब उसके साथ आ जाएगी। लेकिन यहाँ आरोही स्पष्ट रूप से उसे दुत्कारती है। वो उसे घटिया कहती है, और बस यहीं सम्राट का भ्रम टूट जाता है और वो हिंसक हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो फिर किसी की भी नहीं हो सकती। ये पल क्रिमिनल साइकोलॉजी में नार्सिसिस्टिक इंजरी कहलाता है। अहंकारी चोट? हाँ, जब स्टॉकर को बहुत ही क्रूरता से एहसास कराया जाता है कि उसका प्यार एक भ्रम था, तो उसकी पूरी पहचान चकनाचूर हो जाती है। सम्राट का अहंकार ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि ये सिर्फ एक तरफा पागलपन था। तो वो प्यार नहीं कर रहा था, वो बस कंट्रोल चाहता था। एकदम। जब ऐसे लोगों के हाथ से नियंत्रण छूटता है तो वे अपने टूटे हुए ईगो को जोड़ने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। अस्वीकृति को मिटाने के लिए वो उस इंसान को ही मिटाना चाहते हैं जिसने उन्हें अस्वीकार किया। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्रोत के अंत में शो की होस्ट सुधा चंद्रन एक बहुत ही अच्छा निष्कर्ष देती हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बढ़ती उम्र का आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन जब ये हवस या किसी को जागीर समझने के जुनून में बदल जाए तो ये विनाशकारी होता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस कहानी से सबसे बड़ा सबक ये है कि माता-पिता को इस नाजुक उम्र में अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सही और गलत, प्यार और आकर्षण के बीच का फर्क समझाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, और श्रोताओं के लिए ये विश्लेषण इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये सिखाता है कि रेड फ्लैग्स को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे जब उसने पहली बार घूरा था या कपड़े चुराए थे। हाँ, सामाजिक संकोच या किसी का करियर बचाने की खातिर अपनी सुरक्षा से समझौता करना कितना भारी पड़ सकता है, ये इस घटना से स्पष्ट होता है। कोई दया नहीं, सीधे एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही। एपिसोड को खत्म करते हुए मैं एक विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। हम अक्सर सिर्फ अपराधी को दोष देते हैं, लेकिन हमेशा सोचिए, हमारी फिल्में और हमारा समाज अक्सर ना को हाँ में बदलने की जिद को सच्चा प्यार कहकर महिमा मंडित करता है। हम तालियां बजाते हैं जब हीरो पीछा करके हीरोइन को पा लेता है। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है हमारे कल्चर की। तो जब सम्राट जैसे युवा इस जिद को हकीकत में उतारते हैं, तो क्या इसके लिए सिर्फ वो अकेला जिम्मेदार है, या वो संस्कृति भी जिसने उसे ये सिखाया कि लगातार पीछा करने से प्यार मिल जाता है? इस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। समाज के रूप में हम क्या संदेश दे रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, इस सवाल के साथ कि इस बारे में जरूर सोचें, हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। अपने आसपास सतर्क रहें, रेड फ्लैग्स को पहचानें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।